नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ मैनेजमेंट कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में। अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जिसके थ्रू आप अपना स्व प्रबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आपके कार्य भी सुचारू रूप से समय पे होने लगते हैं। अब हम इस भाग 8 की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको टीम वर्क के बारे में बताऊंगा। जब किसी समूह में आपको कार्य करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कार्य बेहतर तरीके से हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 8 की। और सबसे पहले जो चीज हमें एस्पेक्ट्स ऑफ टीम वर्क, मतलब समूह कार्य के जितने भी पहलू हैं, उनमें जो सबसे सर्वप्रथम चीज आती है वो है कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं संचार। जाहिर सी बात है, अगर आपको और मुझे साथ में मिलकर काम करना है तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो भी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिस भी कार्य के बारे में मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, वो आप बेहतर तरीके से समझें, उसे अच्छी तरीके से निभाएं। और अगर आपको कुछ भी जानकारी मुझसे चाहिए तो आप भी अपनी तरफ से इतना बेहतर संचार करें, कोई भी बात ऐसी ना हो जो टालम टोल पे चली जाए या जो छुपाने पे चली जाए, जो क्लियर ना हो, हमें समझ में ना आए। ऐसा हमें नहीं करना है, खास तौर से कब, जब समूह में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर बात ढंग से समझ में नहीं आई या वो अपनी बात को ढंग से छुपा गया और बता नहीं पाया, मतलब बताने के दौरान उसने कुछ ना कुछ छुपा लिया, उसको ध्यान नहीं रहा, जाने अनजाने में हो गया, तो ये गारंटेड है कि अब उसकी गलती की वजह से समूह के बाकी लोगों के कार्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि जब कभी भी आप समूह में काम करें तो आप इतने बेहतर तरीके से संचार करें। और बड़ा सिंपल फंडा है, समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक तो जो भी बात है वो समय पे सामने वाले को कम्युनिकेट करनी है, उसे बता देनी है। जो भी बात आपको लगती है कि इसको पता होनी चाहिए, वो उसको समय पे बताइए, छुपाइए मत। दूसरा, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, एक दूसरे को संदेश देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, वो समय पे जानकारी साझा करिए, सिंपल शब्दों में करिए, साफ साफ बताइए, उसमें कोई लुकाव छुपाव मत रखिए। सफल समूह कार्य के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। इसमें विचारों को साझा करना, जानकारी आपस में बांटना और सदस्यों के बीच में जो भी कार्य हो रहा है उनको समन्वित करना, उनको आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, जोड़ना, इनको आपस में एक ट्यूनिंग उनकी बन जानी चाहिए। तो वो तालमेल जब बनेगा तभी जाके समूह कार्य बेहतर तरीके से होंगे। इसी तरीके से एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, सहयोग। जब कभी भी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो कोशिश करिए कि आप सहयोगी जो नेचर होती है, सहयोगी जो व्यवहार होता है, उसको अपना हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब सहयोग कार्य सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे की कोलैबोरेशन के माध्यम से हम अलग अलग टीम को आपस में जोड़ते हैं ताकि एक कार्य पूरा हो सके, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। उन सारे संसाधनों को एकत्र करने की एक प्रक्रिया होती है और ये तभी पॉसिबल है कि आप सारे काम सही तरीके से कर पाएं जब हर व्यक्ति अपना अपना काम जिम्मेदारी से करे। तो कोलैबोरेट करिए, लोगों को जिम्मेदारी दीजिए और उसके साथ साथ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करिए। अपनी अपनी भूमिकाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां आपको परिभाषित करनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा समूह में कि अमुक व्यक्ति की, वो जो ए पर्सन है, ए बी सी और डी, तो ए का क्या कार्य है, बी को क्या कार्य है, सी की जिम्मेदारियां क्या हैं, डी की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो उनको साफ साफ पता होनी चाहिए। जब सबको अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से पता होंगी तभी जाके आपका वो कार्य पूर्ण रूप से हो पाएगा। कोशिश करिए किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन, भ्रांति से आप बचें ताकि टीम का प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य ढंग से कर पाए। तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। जब ये नहीं पता होती है किसी समूह में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करने लग जाता है। फिर वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण काम को कोई भी नहीं कर रहा है। तो कार्य शुरू करने से पहले अपने रोल्स, मतलब अपनी भूमिकाएं, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अपनी जिम्मेदारियां, इनको डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड करिए, निर्णय लीजिए कि कौन क्या कार्य करेगा स्पष्ट रूप से। अब जब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी डिसाइड हो गई कि कौन क्या कार्य करेगा, तो अपने अपने कार्य करने के दौरान हो सकता है कुछ विवाद भी हमारे बीच में हो और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब उस विवाद का समाधान करने की कला आनी चाहिए। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आप खुलकर बात करें, स्पष्ट तौर पर बात करें, और जब भी विवाद हो तो उसका सही निर्णय, मतलब उसका एक समाधान निकाल के उसका एक निर्णय ले लेना
कि अब मैं या आप इस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यह करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विवादों का निर्माणात्मक तरीके से समाधान करना समूह में समानता बनाए रखने और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव माहौल में सब लोग काम करें, क्योंकि जब पॉजिटिव माहौल होता है तो हमारी ऊर्जा दुगनी तिगनी हो जाती है, और इसको बनाए रखने के लिए विवादों का समाधान होना अति आवश्यक है। कोई भी विवाद हो जाए तो यह मत सोचिए कि मैं आगे होके क्यों बात करूं या मैं आगे होके इसका समाधान क्यों निकालूं। समझ रहे हैं? मैं प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करूं, गलती तो उसकी भी थी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो समूह में काम कर रहे हैं, जो आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, वो कभी भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी। जब बात चल रही है एस्पेक्ट्स ऑफ टीम वर्क, समूह कार्य के पहलुओं की, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को एनकरेज करें, समर्थन दें और प्रोत्साहन भी दें। जो टीम के सदस्य हैं वो एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन अगर प्रदान करते हैं तो उनमें अपनापन की एक भावना आती है, और जब हम कोई भी काम अपनेपन से करते हैं, अपनी पूरी लगन से करते हैं, तो आप ये मान के चलिए उस काम का पूरा होना तय है, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो सर्वोत्तम प्रदर्शन अगर आप चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी टीम के हर सदस्य का सम्मान करें, उसे प्रोत्साहन दें और उसको समर्थन दें। जब भी वो कोई काम करे तो उसके साथ खड़े रहें, इससे उसको एहसास होता है कि हम सब एक हैं। जब बात चल रही थी टीम वर्क की, तो इन सब में एक बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के कुछ पहलू हम देखें। सबसे पहले तो जब भी गोल सेट करें, अपना लक्ष्य सेट करें। जब एक गोल बना रहे हैं, एक लक्ष्य बना रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। और लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक होता है अगले कुछ दिनों का हमारा टारगेट क्या है, एक होता है दीर्घकालिक, अगले 5 सालों का, अगले 10 सालों का, अगले 2 सालों में हमें क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है। तो जब भी अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो टाइम पर वो काम पूरा हो, उसके लिए पहले तो आप अपना गोल जो है, लक्ष्य जो है, उसको निर्धारित करें। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उद्देश्यों के लिए जो भी आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट तौर पर लिखें और आप उन्हें कैसे पाना चाहेंगे उसके बारे में भी वहां पर लिखिए। तो ये अगर आप एक टाइम शेड्यूल कर लेंगे, एक डेडलाइन बना लेंगे, समय सीमा का निर्धारण कर लेंगे, तो आपके लक्ष्य जरूर पूरे होंगे। जब बात चल रही है टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट, समय प्रबंधन के पहलुओं की, तो प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता का निर्धारण करना अति आवश्यक है। बहुत सारे काम है आपके पास, एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए, अपने व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए, अपने पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए। इन सभी कामों में आपको अपनी प्राथमिकता पता होनी चाहिए। मान लीजिए सारे ही काम जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है वो आपको पता होना चाहिए और उसी काम को आपको पहले करना चाहिए। तो उनके महत्व और जल्दी के आधार पर, हर कार्य का एक महत्व होता है और उसको जल्दी से जल्दी करना आप चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इमरजेंसी किस बात की है, इंपॉर्टेंस किस बात की है, ये सोचने के बाद अपने कार्यों को आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। सारी जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो जल्दी और समय पे होना चाहिए, उसको प्राथमिकता के अनुसार नंबर 1 लिखिए और उसको समय से पूरा करिए। इसी तरीके से कुछ कार्य हैं जो आपके लिए होने तो जरूरी हैं पर उनकी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उनको आप थोड़ा रुक कर भी कर सकते हैं। उनको भी करना है, लेकिन उनकी प्राथमिकता का निर्धारण आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। जब टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, योजना बनाना और एक समय सारिणी, जिसको हम टाइम टेबल भी कह सकते हैं, जिसको डेडलाइन बनाना भी कह सकते हैं, यह भी हमें आना चाहिए। दैनिक मतलब रोज आप क्या करने वाले हैं, साप्ताहिक इस वीक में, इस सप्ताह में आप क्या करने वाले हैं, आपकी मासिक अनुसूची भी आपको बनानी चाहिए कि इस पूरे महीने में आप क्या क्या काम पूरे करने वाले हैं। तो वो आपको एक डेडलाइन का एक लिस्ट, एक पूरी सूची को तैयार करना पड़ेगा और उसी के अनुसार फिर कार्य भी करना पड़ेगा, ताकि जितने भी विशिष्ट कार्य हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट हैं, और जितनी भी गतिविधियां, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको सही समय मिल सके और वो सही समय पे पूरे भी हो जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप अपनी पूरी प्लानिंग बनाइए ताकि जब काम करने लगे तो ऐसा ना लगे कि प्लानिंग ही गायब है। योजना अगर मिसिंग लगेगी, वहां से गायब लगेगी, तो थोड़े दिनों बाद आपका काम करने का मन छूट जाएगा या काम जो है वो गलत दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। तो पहले योजना बनाइए और अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करिए। टाइम की ट्रैकिंग भी रखिए, समय की निगरानी रखना बड़ा आवश्यक है। आप
जो भी कार्य कर रहे हैं क्या वो समय पे पूरा हो रहा है। आपको हमेशा देखना है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप अपना दिन भर का समय किस प्रकार बिता रहे हैं, कितना समय ऐसा है जहां पर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे कितनी बार हो रहा है दिन भर में, इसकी निगरानी आपको करनी चाहिए। जब आपको यह पता चलेगा कि इतनी बार दिन भर में मैं अपना समय व्यर्थ करता हूं तो आप उसको ठीक भी कर पाएंगे। तो निगरानी रखने से ही आपको कमियों की या गलतियों की पहचान हो पाएगी। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को हटाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो हमें हमारा समय सिर्फ बर्बाद करते हैं। और अगर आप एक बार बैठ के आत्ममंथन करेंगे, दिन भर में आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, ये सोचेंगे, तो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि आपका समय कहां और किन चीजों में बर्बाद होता है। जब बात चल रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो कोशिश करिए कि आप टालम टोल वाला जो आपका रवैया है, जो व्यवहार है, उससे बचे। आमतौर पर ऐसा होता है किसी न किसी काम को हमें करना तो है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, उसकी समय सीमा भी निर्धारित है, पर हम खुद को ही कोई ना कोई कारण ऐसा बताने लग जाते हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये तो इस कारण से नहीं हो सकता, या अभी इस वजह से नहीं हो सकता, या 2 दिन में इसका होना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करिए आप ये सब जो टालम टोल का रवैया है, अगर आपके अंदर कहीं भी है, और आत्ममंथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रवैया आपके अंदर है, तो आप इस रवैये से, इस व्यवहार से खुद को बचाइए। कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर लीजिए। आपको बहुत बड़ा लग रहा है कोई काम, इस वजह से आप उसको टाल रहे हैं कि इतनी मेहनत लगेगी, इतना सारा करना पड़ेगा। छोटे छोटे चरणों में बांट लीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो कोर्स मैं बना रहा हूं, इसके हमने छोटे छोटे भाग बना लिए। अगर कोई मुझे कह देता कि एक बार में पूरा वीडियो कोर्स बना दो, तो हो सकता है कि मैं भी टालम टोल वाले उस व्यवहार, उस रवैये को, उस प्रवृत्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनाता। वो भी निकल कर बाहर आती मेरे अंदर से कि नहीं, एक साथ तो नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है, इतनी देर लगातार बोलने से गले में परेशानी होगी, कोई ना कोई कारण निकल ही आता है जिसकी वजह से आप अपने काम को टाल देते हैं। बस अगर आपने काम को समय पे करना सीख लिया, ये कला अगर आपको आ गई, तो फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी आपने छोटे छोटे चरणों में उस कार्य को विभाजित किया था, एक एक करके बस उनको पूरा करना चालू कर दीजिए, उन्हें निपटाइए और अपने आप को टालम टोल से बचाइए। ध्यान रखिएगा, यही एकमात्र कारण मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादातर लोगों में मैंने नोटिस किया है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग काम को टालते हैं बेवजह के कारण देके, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, जिनमें स्पष्टता भी नहीं है कि यह बात सही भी है कि नहीं, लेकिन कारण हम बना लेते हैं न करने का। अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप इस चीज को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करेंगे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे सेल्फ मैनेजमेंट के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।